वेलकम टू लर्निंग मित्रम। हाय, आई एम निधि। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 6 मानव संसाधन के चैप्टर के पार्ट 2 की थ्योरी को देखेंगे। पार्ट 1 हमने इसका देख लिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है वे इसके पहले पार्ट 1 को देख ले ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एक डाटा को हम देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, पहला डाटा है मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो तो हम क्या बता सकते हैं इसके आधार पे कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक है। उसके बाद दूसरा जो इमेज दिया वो जनसंख्या स्थिर, मतलब बैलेंस जनसंख्या के अनुसार जो है किस तरीके से जनसंख्या बैलेंस रह सकती है। अगर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान है तो जनसंख्या दर क्या होगी? स्थिर होगी, मतलब एक समान होगी। और अगर मृत्यु दर में जन्म दर में कमी और मृत्यु दर में अधिकता हो जाएगी तो जनसंख्या में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये जनसंख्या का बैलेंस आपको बताया गया है कि किस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि होती है, किस तरीके से जनसंख्या स्थिर रहती है और किस तरीके से जनसंख्या में कमी होती है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। मतलब जनसंख्या के मुख्य बढ़ने का एक कारण क्या है कि इस जन्म दर में तेजी से जो बढ़ोतरी हो जाती है उस कारण जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हम इसे समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मान लीजिए कि हम अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बसते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी कारण मतलब वे बेरोजगार होते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता तो वो रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। आप बहुत से भारतीयों के बारे में जानते होंगे कि वो यहाँ से जो है अमेरिका या फिर कोई अन्य ऑस्ट्रेलिया या फिर दूसरे देशों में वे जाकर बस जाते हैं, जैसे विदेशों में चले जाते हैं, अपने काम के कारण चले जाते हैं या फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वे चले जाते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग देशों में जाते हैं तो उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं, और जब हमारे देश में कोई आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। तो आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम भी देखते हैं कि आज हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जाकर बस गए हैं। तो बाहर जाकर बसना, वहाँ जनसंख्या को बढ़ाना, ये भी जनसंख्या वितरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति में भी यह बताया गया है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में या किसी भी कारण वे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो इसमें भी जनसंख्या में वृद्धि होती है और जिस जगह से चले गए हैं उस जगह जो है कमी होती है। तो जनसंख्या वृद्धि और कमी होने का कारण उत्प्रवासी और अप्रवासी भी लोग होते हैं। अप्रवास जब व्यक्ति देश में कोई मतलब यहाँ से जाता है तो उसको हम बोलते हैं अप्रवास, और उत्प्रवास उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़ देता है। अप्रवास हम बोलेंगे जब व्यक्ति नए देश में चला जाता है, मतलब यहाँ से कोई अमेरिका अगर चला गया नए देश में तो उसे हम अप्रवास बोलते हैं। और जब पूरी तरीके से छोड़ के वो वापस कभी नहीं आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रवास बोलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 6.5 में हमने यह देखा कि यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देश में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन स्थानों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल में ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे कि वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मंद हो गई है। मतलब यहाँ पे जनसंख्या के परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में कहा जा रहा है कि हमने जो एक डाटा भी पीछे भी देखा था उस डाटा में मतलब दिखाया गया था, 6.5 का डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या वितरण को बताया गया है कि किस जगह कम है और किस जगह ज्यादा है। केन्या के बारे में कहा गया है कि वहाँ जन्म दर जो है वो काफी ज्यादा है और मृत्यु दर जो है वो काफी कम है, तो इसके कारण जनसंख्या वृद्धि वहाँ पे बढ़ रही है। और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं
या फिर यूनाइटेड किंगडम की बात करें हम, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे जनसंख्या और मृत्यु दर समान समान है। तो वहाँ पे जनसंख्या क्या है, स्थिर है। चलिए हम इस मैप को समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये जो आपको डार्क ब्लू रंग से दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे 3% से अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उसके बाद उच्च में 2.9 2 से 2.9 तक की जनसंख्या है। आदर्श जो है वो 1 पॉइंट से लेके 1.9 तक है। निम्न जो है वो 0.9 है और जो सफ़ेद है पूरा उसमें कमी आई है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस जगह जो है ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ जो डार्क ब्लू दिया गया है यहाँ पे अति उच्च जनसंख्या है वाला क्षेत्र है। उसके बाद उच्च आदर्श वाला भी क्षेत्र आप देख सकते हैं। फिर जो है आदर्श वाला क्षेत्र भी देख सकते हैं। मतलब हम मैप के अनुसार देख के समझ सकते हैं कि किन जनसंख्याओं किस जगह पे जो है जनसंख्या वो ज़्यादा है। ऐसे भी हमने अभी भी पढ़ा था पिछले मतलब पढ़ने पर कि बताया गया था कि एशिया में मतलब वृद्धि जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एशिया एक महादेश और वो अन्य महादेशों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया में वही जनसंख्या जो है वो कम है। जनसंख्या संगठन के बारे में जानेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हम उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन से कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो किसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम भारत की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले करते हैं, तो भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पढ़े लिखे क्षेत्रों की हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो भारत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब वहाँ पे लोग जो है वो एजुकेटेड हैं और वहाँ पे रोजगार भी मतलब भारत से ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। वहाँ की आर्थिक स्थिति के कारण जो है देश का विकास भी भारत से कहीं ज़्यादा है। तो श्रीलंका छोटा होते हुए भी, छोटा देश होते हुए भी भारत से कहीं ज़्यादा जो है आर्थिक क्षेत्रों में मतलब उनकी स्थिति अच्छी है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जनसंख्या संगठन का रूप कहेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में भी दिया गया। आप जापान के बारे में भी जानते होंगे कि जापान जो है वो भारत से छोटा देश है, लेकिन उसकी स्थिति जो है भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया कि सोचिए प्रति व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या है। मतलब हम जितने भी मानव है वे सभी क्या करते हैं, विकास में योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि दादा दादी, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं कैंसर के उपचार के लिए औषधि के लिए शोध कर रही हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ मतलब पुल, और मैं एक किसान हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ मतलब हेल्पर्स के बारे में दिया गया है कि समाज के जो हेल्पर्स होते हैं वो किस तरीके से सोसाइटी को बढ़ाने का काम करते हैं अपने अपने काम से। तो कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ लिख के अच्छी तरीके से काम करता है तो उससे देश का भी विकास होगा और मानव संसाधन की जो मूल परिभाषा है वो उससे क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो हम सबको भी मतलब अपना अपना काम जो है वो पढ़ लिख कर करना चाहिए। अगर हमारे देश में रोजगार में कमी है तो सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन सबसे बशर्ते इसके लिए एक शर्त क्या आवश्यक है कि लोगों को पढ़ना जो है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है, ताकि वे पढ़ लिख कर जो है अपने और देश के विकास दोनों में सहयोग प्रदान कर सके। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के और कितने शिक्षित हैं। मतलब जनसंख्या संगठन से हम आराम से किसी भी मानव संसाधन के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि मतलब कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां साक्षर। अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को पिछड़े राज्यों में गिनती की जाती है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो वहाँ पे महिला और पुरुष जो है वो अधिक साक्षर है, वहाँ पे महिलाएं पुरुषों से अधिक साक्षर हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की सरकार इस पर ध्यान देती है। तो हमारे यहाँ भी अगर सरकार ध्यान दे तो जो पिछड़ा राज्य है उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। वहाँ के लोगों पर अगर पढ़ने लिखने के बारे में ध्यान दिया जाए कि लोग किस कारण जो है स्टडी बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पिछड़े राज्य को विकसित बना सकते हैं। लेकिन हमें यह बात समझनी होगी कि हमारा योगदान भी इसमें आवश्यक है, इसलिए हम भी पढ़े और हम भी बढ़े, जिससे कि हमारा राज्य और हमारा देश भी आगे बढ़ता चला जाए और साथ साथ हमारा भी विकास होता चला जाए। वे किस प्रकार से व्यवसाय में लगे हैं, उसकी आय क्या है, स्वास्थ्य दशा कैसी है। एक देश के जनसंख्या का संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसे कि आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। मतलब हम जनसंख्या
के आधार पर जनसंख्या पिरामिड को देखकर निकाल सकते हैं। और जनसंख्या पिरामिड का दूसरा नाम क्या है, तो आयु लिंग पिरामिड है। पिरामिड कुछ इस तरीके का आकार का होता है, आप जानते भी होंगे। एक जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है। 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में मतलब बस आप बताया जाता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं या फिर वो कौन सा व्यवसाय किया करते हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। इसमें अलग अलग स्त्री और पुरुषों के बारे में दिया गया कि कितनी महिलाएं घरेलू कार्य करती है और कितनी महिलाएं बाहर जाकर काम करती है, कितने पुरुष जो है वो व्यवसाय में लगे हैं और कितने पुरुषों को सरकारी नौकरी है। तो इसके आधार पर जनसंख्या पिरामिड के आधार पर हम आसानी से जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है या जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार 65 वर्ष से अधिक को दिखाता है और मृतकों की संख्या को भी दिखाता है। इसे हम समझेंगे, एक बार पहले हम ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, ये पिरामिड की तरह है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चों के अलग अलग एज दिए गए हैं, 0 से 4 वर्ष लेके 5 से 9 और टोटल जो है 80 से 84 वर्ष तक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0 से 4 वर्ष तक में मतलब कितना लंबा डाटा है। यहाँ पे 8 6 4 2 0 2 4 6 8 ये स्त्री का डाटा है और ये पुरुष का डाटा है। मतलब किस तरीके से जो है इसके आधार पे बांट के जनसंख्या पिरामिड के आधार पे बांट के हम जनसंख्या का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे दो बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं कि ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला एक आरेख है, इसे जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए वह क्या है, तो यह एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या उनकी आयु वर्ग को दर्शाता है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि मतलब कितने देश में लोग किस आयु के हैं और किस एज के हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? अवश्य, हम 3 देश का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं पिरामिड डाटा के अनुसार। तो हमने इससे मतलब ये जो डाटा इससे हम 0 वर्ष से 4 वर्ष तक लेके और 80-85 तक स्त्री और पुरुषों के एज को जान सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या को भी बताता है। युवा आश्रित 15 वर्ष से कम और वृद्धि आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक। आश्रित आयु में जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कार्यरत आयु 15 से 65 वर्ष के लोगों का आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया। मतलब यहाँ पे डाटा के अनुसार बांट दिया गया कि 0 से 6 वर्ष या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं और 14 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक के बच्चे जो है वो किसी काम में लिप्त रहता है। मतलब इस समय जो व्यक्ति है उसे घर की जिम्मेदारी और अपना काम जो है वो करना होता है। तो इस तरीके से दर्शाया गया कि कौन से लोग कार्य करते हैं और कौन से लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये केन्या का पिरामिड है। देखिए केन्या का पिरामिड दिया गया, ये पुरुष और ये स्त्री है। यहाँ पे भी 0 से 4 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक की आयु का डाटा दिया गया है। सारे जो देश हैं वे अपने अपने डाटाओं को अलग अलग बनाते हैं। अगर एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, इसके आधार पर चौड़ा और ऊपर तरफ से संकरा है, तो ऐसा इसलिए कि यहाँ बहुत से बच्चे जन्म लिए हैं लेकिन उनमें अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है और कुछ बड़े हो पाता है, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इसकी स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। मतलब केन्या के पिरामिड के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पिरामिड के अनुसार जो जन्म दर और मृत्यु दर है दोनों ही ऊंचे आधार पर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई है, शैशव काल में ही, और कुछ बड़े हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे वृद्ध लोग जो है उनकी जनसंख्या कम दिखाई दी है। और इसी स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा, मतलब ये जो पिरामिड है ये केन्या का इसलिए इस तरीके का बना हुआ है। अब है यहाँ पे भारत का पिरामिड के बारे में, चलिए हम अध्ययन करते हैं कि जिन देशों में मृत्यु विशेष रूप से छोटे बच्चे कम हो रहे हैं, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत में पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हम जनसंख्या के युवा सापेक्ष अधिक हैं, इसका अर्थ है कि मजबूत है वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। मतलब अगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि युवा वर्ग जो है, मान लीजिए आप 14 वर्ष से लेकर और 64 से 65 वर्ष तक के बच्चों का अगर अध्ययन करते हैं, मतलब बूढ़े व्यक्ति से लेकर बच्चों तक का, तो हम अगर 30 से 35 तक करें तो अगर हमें युवा वर्ग ज़्यादा दिखाई देता है तो युवा वर्ग के ज़्यादा होने का आधार यही है कि हमारा देश क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रम शक्ति ज़्यादा और विकसित भी हमारा देश इस चीज़ से हो सकता है। तो किसी भी युवा शक्ति को अगर दर्शाया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इससे हम यह बात समझ सकते हैं कि कोई देश जो है वो कितना विकसित हो सकता है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। मतलब हमने अपने देश का पिरामिड देखा, केन्या का पिरामिड देखा, अब जापान का पिरामिड देखते हैं। इसकी जो मृत्यु दर है वो घट गई है और अधिक लोग जो है वृद्ध आयु तक पहुंच गए। मतलब यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा जीते। ये देखिए जापान का पिरामिड है, यहाँ पे आपको जो पिरामिड दिख रहा है वो बचपन का यहाँ है और यहाँ पे युवा वर्ग भी ज़्यादा है और प्रौढ़ावस्था में भी लोग जो है
वो ज़्यादा है और वृद्धावस्था तक भी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर कम है और कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन है कि उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। अगर शिक्षित सही लोग होते हैं तो हमारे देश का पिरामिड जो है वो एक अच्छे पिरामिड को दर्शाता है। और बाकी जो देश, जिन देशों का हमने देखा, केन्या की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थिति में मतलब युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब यह वीडियो जो है ये समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।